एसओ एग्ज़ाम से संबंधित एक और नई अपडेट लेके मैं आ गया हूँ आपके सामने। कल आपने देखा 21 जनवरी को जेईई 2016 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है और उसमें उसका जो आप देखें जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसका स्टेटमेंट, तो उसमें कई नई और अच्छी चीज़ें, बड़ी सुखदाई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसके बारे में भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। और इसके बाद में जेईई 2016 के रिज़ल्ट के बाद में एक रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपके एसओ एग्ज़ाम के पहले और आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेईई 2016 के बाद जस्ट शायद आपका एसओ का रिज़ल्ट आया, लेकिन कुछ भैया बहन गए थे आयोग में, तो उनके थ्रू ही ये पता चला है कि इसके बाद में जो 2018 में जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आएगा। मतलब 2018 वाले जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर तो 16 अप्रैल 2022 को हुआ था, लेकिन वो उसका पेपर भी जो है एसओ के पहले हुआ था। तो उसका पेपर भी एसओ के पहले हुआ था, उसका विज्ञापन भी एसओ एग्ज़ाम के पहले आया था, तो उसका रिज़ल्ट भी पहले आएगा डीबी के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो रिज़ल्ट है वो 10 फरवरी के आसपास या 15 फरवरी के आसपास आ जाएगा, और उसके बाद में फरवरी में ही डीबी के लिए हर हाल में आपका रिज़ल्ट आने वाला है एसओ का। तो वो कल जो रिज़ल्ट जारी करने के बाद में जो एक रिज़ल्ट जब जारी करते हैं आयोग वाले, तो उसके साथ में जो ये रिज़ल्ट का स्टेटमेंट बाकायदा जारी करते हैं, नोटिस जिसको कहते हैं, तो उस नोटिस में बड़ा सुखदाई बात ये थी जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि उसमें 386 वैकेंसीज़ थी जूनियर इंजीनियर के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2571 भैया बहनों को अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है, उनका डीबी होएगा। तो इसमें सुखदाई बात क्या है? सुखदाई बात ये है कि जैसे एसओ के लिए भी अगर ज़्यादा लोगों को डीबी में बुलाते हैं तो फ़ायदा उन बच्चों का होगा जिनके पास वैलिड पीजी डिग्री है, प्लस डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा भी वैलिड है, लेकिन मात्र कुछ अंकों के अंतर की वजह से या कमी की वजह से वो डीबी में नहीं बैठ पा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग डीबी जाके करवा रहे हैं जिनके पास वैलिड डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और फिर आगे उनको बाहर ही हो जाना है। तो इस स्थिति में अगर दोबारा कट ऑफ आयोग जारी न करता तो ऐसी सीटें वैकेंट रह जाती हैं और फिर से नए विज्ञापन के लिए उन्हें आगे अग्रसारित किया जाता है। तो ऐसे कुछ एक स्टूडेंट जिनका बहुत मामूली अंतर से रह गया है, वो अंतिम सिलेक्शन से रह जाते हैं, उनके लिए बड़ा दुखदाई होता है। तो शायद उससे निवृत्ति मिलेगी। जो कल आया है रिजल्ट, उसके नोटिस से तो फिलहाल यही पता चल रहा है। तो जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है वो यही है कि कल के नोटिस में आपने देखा होगा कि 2571 बच्चे 386 पोस्टों के लिए डीबी के लिए अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। उसमें कहा गया है कि दोगुना ही बच्चे चयनित हुए हैं, लेकिन तो इतने ज़्यादा कैसे हो गए दोगुना में कि 4 तरह की टोटल पोस्टें थी उसमें। अब 4 तरह की पोस्टों में क्या है कि एक पोस्ट के लिए कुल मिला के लगभग 8 से 9 कट ऑफ हो जाती है। क्यों? चूँकि 4 कट ऑफ तो हो जाती है वर्टिकल और 4 से 5 कट ऑफ हो जाती है हॉरिजॉन्टल। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो कट ऑफ मार्क पे थे वो भी ले लिए गए हैं। तो इसलिए लगभग 7 गुना, 6.5-7 गुना बच्चे डीबी के लिए बुलाए गए हैं। आप में इतना ज़्यादा गुना तो नहीं बुलाए जाएंगे, लेकिन कट ऑफ मार्क आप में भी कट ऑफ जो आएगा वो लगभग 9 कट ऑफ आएगी, सब मिला जुला के 8 कट ऑफ आई थिंक, 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। तो उसमें जो कट ऑफ मार्क पे रहेंगे वो भी बच्चे जब लिए जाएंगे तो कुल मिला के कम से कम 3 गुना बच्चे तो बुलाए जाएंगे। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 904 वैकेंसी थी, 2700 तो 9 2700 तो 2500 2600 बच्चे तो हर हाल में डीबी के लिए बुलाए जाने हैं। आप में भी ये आप देख लीजिएगा, में भी 3000 बच्चे भी बुलाए जाएँ डीबी के लिए। तो ये उन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है जिनके पास वैलिड डिग्री है, वो 4 सब्जेक्टों में जो मांगा गया था एसओ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और जिनके पास वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा है। चलिए, और तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी के मार्क जो है कट ऑफ मार्क से 1 या 2 नंबर ही ज़्यादा हैं, एसओ के डीबी के लिए वो बुलाया गया, लेकिन उसके पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा है किसी भी भैया बहन के पास, तो उनके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ओवरऑल मोटा मोटा कहें यही कि वो स्टूडेंट जो डीबी के लिए क्वालिफाई करते हैं और मास्टर डिग्री उनकी वैलिड सब्जेक्ट में है जो आयोग ने मांगा था 4 सब्जेक्टों में, प्लस उनके पास जो है कंप्यूटर डिप्लोमा भी वैलिड है उनका, तो अगर उनका डीबी के कट ऑफ से उनका नंबर 1 नंबर ज़्यादा है अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो वो अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। और यूआर कैटेगरी में यही कट ऑफ जो है 2 या 3 नंबर ज़्यादा हो तो चयनित हो जाएंगे अंतिम रूप से। अच्छा, मे भी कि ये 1 नंबर ही हो सकता है। प्रबल संभावना ये है कि एक बार यूपीपीएससी ने इसका एग्जाम कराया था, ईयर मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, 2019 आई थिंक वो था, 2019 का या 2018 का था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे 800 से ज़्यादा बच्चे जो डीबी में बुलाए गए थे वो वैलिड डिग्री और डिप्लोमा ना होने की वजह से, ज़्यादातर तो वैलिड डिप्लोमा ना होने की वजह से डीबी से बाहर हो गए थे। तो मे भी यही कंडीशन इसमें भी हो सकती है, चूँकि ये भी वैकेंसी अभी की नहीं है, 4 साल पहले की वैकेंसी है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वो लेवल है भी, तो नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के बाद का है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एमबीए किया हुआ था, एमसीए किया हुआ था, बीबीए किया हुआ था, एमबीए किया हुआ था, उन्होंने भी इसमें अप्लाई कर दिया है। चलिए, अब आगे अगला रिजल्ट कौन सा है लाइन में, अभी इससे संबंधित और कुछ बातें याद आएंगी तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और
अगला रिजल्ट लाइन में है जेईई 2018 का, जिसका 16 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था और 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और उसके तुरंत बाद आपके रिजल्ट का नंबर है। तो आप मोटा मोटा मान के चल लीजिए कि फरवरी में आपका रिजल्ट हर हाल में डीबी के लिए डिक्लेयर हो जाएगा और किसी भी सूरत में अप्रैल तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया उस दिन बस केवल अंतिम चयन परिणाम का इंतजार रहेगा और बाकी सब चीज़ें होती चली जाएंगी। माता रानी ने कृपा करी और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार जो आप दिवाली मनाएंगे वो रेसो बन के मनाएंगे। वो दिवाली के काफ़ी पहले ज्वाइनिंग की संभावनाएं हैं, मतलब अगर लास्ट से लास्ट जाता है तो उतना या उसके पहले ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरे हिसाब से अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा ठीक ढंग से। तो जिस दिन आयोग में एलडीओ और यूडीओ की ज्वाइनिंग हो गई उस दिन ये इनके कामकाज और ज़्यादा तेज़ी से होने लगेंगे। अब पिछले वीडियो में कुछ एक भैया बहनों ने मुझे एसओ की सैलरी के बारे में बताने के लिए कहा था। कई बार सैलरीज क्या होती हैं कि पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होती हैं, और यहाँ जब मैं सैलरी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ आपसे, तो ये केवल सैलरी ही मत समझिए। जब आपके पास कोई नौकरी नहीं होती, आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो पहले आपको चाहिए होता है कि कोई बेस लाइन मुझको मिल जाए। अच्छा, जब बेस लाइन मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, तब जॉब वाला कंपैरिजन आता है। और जॉब कंपैरिजन में भी जब आपके मनपसंद जॉब मिल जाती है तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट याद आता है कि मुझे कितना जॉब वर्क लाइफ बैलेंस कितना है, कितना मुझे जीवन में आराम मिल रहा है। तो उन सारे पैरामीटरों पर आप देखेंगे एसओ खरा उतरेगा हमेशा। तो ये केवल पैसा ही एक पैरामीटर नहीं है जिससे आपको एसओ को चुनना चाहिए, आपके जीवन में सुकून भी बहुत ज़्यादा रहेगा। एनीवे, अब सैलरी वाले पॉइंट पे मैं चर्चा करता हूँ। मान लीजिए कि आप लेवल 6 की किसी जॉब में एसएससी सीजीएल के थ्रू हो गए, नो डाउट वहाँ पे प्रमोशन वाले एस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग जाके केरल में हो गई, तमिलनाडु में हो गई, अच्छे स्टेट हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे, बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन आप घर के अकेले मेंबर हैं या 2 ही मेंबर हैं, मम्मी पापा वृद्ध हो गए हैं, या आपको जीवन में क्या होता है ना कि 2-3 साल 4 साल जब आप 25-28 की एज में आ जाएँ तो उसके 3-4 साल बाद आपको अस्थायित्व चाहिए होता है, घर बसाना है, बाकी चीज़ें करनी है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो यहाँ चर्चा करें ना करें वो आप समझते ही हैं ना। तो वो अस्थायित्व वाले पॉइंट के लिए फिर आदमी एडवेंचर को छोड़ के स्थायित्व ढूंढता है कि मेरा स्टेट गवर्नमेंट में हो जाए, कहीं घर से बहुत ज़्यादा दूर मेरी सर्विस ना रहे, मैं घर वालों का भी देख रेख कर पाऊँ, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है तो पता चले महीने में 2-3 दिन की छुट्टी अगर वो लेता है तो भी घर जाके घूम सकता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आप मान लीजिए साउथ के किसी स्टेट में पोस्टेड हैं, साउथ इंडिया में, या आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं, तो आपको यहाँ यूपी में सब रूरल एरियाज़ में आने में ही 2-3 दिन आपको लग जाएंगे, टोटल ट्रैवलिंग टाइम इतना हो जाएगा, तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो जब आप जॉब को कभी भी किसी जॉब से, बड़ी जॉब से कंपेयर करें एसओ को ना, तो ऐसे बाकी सारा गुणा गणित लगा लिया करें कि किन किन मामलों में, किन पैरामीटरों में ये बाकियों से बेहतर है। आमतौर पे कहा जाता है ना कि अपने गांव में रह के या अपने सराउंडिंग में से 100 किलोमीटर के अंदर रह के अगर आप 30,000 कमा रहे हैं, तो अपने सराउंडिंग से 1,000 किलोमीटर ज़्यादा दूर रह के अगर आप 50 कमा रहे हैं, तो दोनों कमाई लगभग बराबर है। अब वो कौन कौन से पैमाने पर कहते हैं ये आप जान सकते हैं, लेकिन है ऐसा ही। तो जब आप डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, लेकिन ये मेरा अपना विचार है, इस पर कोई कृपया करके कमेंट में गालियाँ मत दीजिएगा। ये मेरे अपने विचार हैं और ये मेरे विचार और आपके विचार पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं। लेकिन ये मेरा अपना मानना है, चूँकि मैं सेम सिचुएशन फील कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपने आस-पास रहें ना, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलती है। एनीवे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है सैलरी वाला के पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। तो लेवल 6 की जॉब है आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से। कौन सी? एसओ वाली, एसओ और एआरओ दोनों वाली। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एआरओ से मेरा यहाँ तात्पर्य है, और एसओ से मेरा तात्पर्य है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। तो बेसिक सैलरी है 35,400 लेवल 6 में। और डीए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जुलाई के बाद में ही ज्वाइनिंग होगी, तो अभी जनवरी लास्ट या फरवरी में ही 3% डीए फिर बढ़ जाने वाला है। अभी डीए है 38%, तो तब हर हाल में 41% हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में 38% है, तो मैं 41 के हिसाब से आपकी सैलरी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जुलाई से पहले आपकी ज्वाइनिंग होने वाली नहीं। और जुलाई में ही फिर से, चूँकि साल में 2 बार सैलरी रिवाइज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, और सेंट्रल हो या स्टेट हो, किसी की भी, उसमें डीए 2 बार बढ़ता है साल में। डियरनेस अलाउंस जिसे कहते हैं, महंगाई भत्ता हिंदी में। वो जो महंगाई बढ़ रही है समय के हिसाब से, तो उसको एडजस्ट करने के लिए सैलरीज में सरकार ये देती है। तो अभी 38% मिल रहा है बेसिक सैलरी के हिसाब से। तब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब कम से कम 41% हो जाएगा, अगर 3% भी बढ़ा तो। और फिर अगर वो दिवाली तक अगर ज्वाइनिंग होती है, तो मे भी जुलाई में जो इंक्रीमेंट आने वाली है 2-3% जो बढ़ेगी, तो 41 से वो 44 भी हो सकता है। एनीवे, हम 41 के हिसाब से जोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे कम तो नहीं होने वाला किसी केस में। तो 35,400 बेसिक हो गया, 35,400, और उसका 41% आप जोड़िए डीए, तो हो इसका 35,400 का 41% आप निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, तो 14,514 रुपये आएगा। 2-4 रुपये इधर उधर आए तो उसके लिए गालियाँ मत दीजिएगा, क्योंकि आप एसओ बनने जा रहे हैं, तो इतना कैलकुलेशन आपका अपना इधर उधर होना चाहिए। वीडियोज़ बनाते समय थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है। एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय होता है तो उसका बड़ा एकदम सीधा साधा रिकॉर्ड है कि अगर क्लास 1 सिटीज़ हैं तो उसका एचआरए होता है 27% बेसिक का इस समय प्रेजेंट हिसाब से। क्लास 2 सिटीज़ जो हैं वो 18% होता है, और क्लास 3 सिटी जो होती हैं उनमें बेसिक का 9% होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब किताब इससे अलग है।
और वो कैसा है मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में आपकी कौन से लेवल में या कौन सी सेल है सैलरी की आपकी, उसी हिसाब से आपको अलग अलग शहरों के ग्रुप बटे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। तो अभी जो लेवल 6 वाली सैलरी है उसमें अगर आप क्लास ए सिटी में हैं, स्टेट गवर्नमेंट में क्लास ए सिटी का डिस्क्रिप्शन भी अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो क्लास ए की 6 ही सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, हैदराबाद, ये 6 सिटीज़ इस समय जो है वो क्लास 1 की सिटीज़ में आती हैं, लार्जर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। बाकी सारी सिटीज़ शायद इस समय अभी फ़िलहाल वो आ रही हैं क्लास बी वाली सिटीज़ में। और क्लास 1 वाली सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो सिटीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है 50 लाख से ऊपर है। क्लास बी में 10 लाख से ऊपर है, 50 लाख से नीचे, और क्लास सी में 10 लाख से नीचे पॉपुलेशन वाली सिटीज़ आती हैं। जैसा कि शायद ऐसा है, शायद जो लास्ट वाला पैरामीटर है वो 5 लाख है या 7 लाख है, लेकिन पहला लेवल 1 वाला वो यही है। लेवल 1 की सिटी जो एक्स क्लास सिटीज़ कहलाती हैं वो 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। पर स्टेट का हिसाब किताब उससे अलग है, तो सेंट्रल में बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते हैं। तो स्टेट में अभी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे किस हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। अब लेवल 6 में जब आप एसओ बनेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको आपकी जो पोस्टिंग है वो बड़े सिटीज़ में होती है, वो बड़ी सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। तो आपको 4040 रुपये एचआरए मिलेगा। अगर जो जिला मुख्यालय है और कुछ एक और जो बड़ी नगर पालिकाएँ हैं उनमें आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जो एचआरए मिलेगा वो 2020 रुपये मिलेगा। और अगर सबसे कम एचआरए मिलेगा, मतलब एकदम रूरल एरिया या किसी ब्लॉक वगैरह में पोस्टिंग होती है जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो उसमें आपको 1340 रुपये लेवल 6 की सैलरी के हिसाब से एचआरए मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमने आपको सैलरी दिखाई है। और मैं ये अब शहर का पूरा लिस्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह के शहरों में किस तरह का एचआरए आपको मिलेगा लेवल के हिसाब से। तो ये देख लेते हैं, फिर आपका सैलरी कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा और एग्जैक्ट आप एकदम कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई एबट वाली बात नहीं होगी। हाँ, तो आ जाइए एचआरए वाला जो मैं कह रहा था वो देख लेते हैं। तो अगर आपकी सैलरी का जो लेवल है वो आप लेवल 1 की सैलरी आपकी जिसका 1800 ग्रेड पे होता है, तो आपको एचआरए श्रेणी आ के शहरों में या श्रेणी ए के शहरों में 2200 मिलेगा, श्रेणी बा के शहरों में 1100 और श्रेणी सा के शहरों में 730। ऐसे अलग अलग लेवल के हिसाब से ये आप इसमें देख सकते हैं। अब हमारा कंसर्न क्या है, लेवल 6 की सैलरी चूँकि एसओ की मिलती है तो उसमें देख लीजिए। अगर श्रेणी आ का शहर रहेगा तो उसको मिलेगा लेवल 6 में 4040 रुपये एचआरए। तो ये लेवल 6 की जिसकी मैं बात कर रहा था, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। तो लेवल 6 में आपको अगर क्लास 1 सिटी में है तो वो 4040 रुपये मिलेंगे एचआरए। क्लास बी सिटी में है या क्लास 2 सिटी में है तो 2020, और क्लास सी सिटी जो है अवर्गीकृत नगर जो हैं उनके लिए आपको 1340 रुपये मिलेगा एचआरए के रूप में। अब क्लास ए सिटी देख लीजिए, मतलब मैक्सिमम एचआरए आपको तब मिलेगा जब इन सिटीज़ में आप पोस्टेड हैं। लखनऊ में या कानपुर में, मेरठ में, सहारनपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, आगरा में, गोरखपुर में, नोएडा क्षेत्र में जिसको गौतम बुद्ध नगर जिला कहते हैं, और गाजियाबाद, मतलब नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, और गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद का जो शहरी क्षेत्र है इनमें अगर आपकी पोस्टिंग है एसओ के रूप में तो आपको एचआरए मिलेगा लेवल 6 में 4040 रुपये। इसके इतर आपको 2020 कब मिलेगा, जब श्रेणी ए में जो अभी शहर आपने देखे ना जिनके मैंने नाम बताया, ये नोएडा, गाजियाबाद, इन सब में, इसके अतिरिक्त जितने भी जिला मुख्यालय हैं 75, उनको छोड़ के बाकी जितने जिले मुख्यालय हैं उनका, जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों के जिला मुख्यालयों में अगर आपकी पोस्टिंग है, उसके अतिरिक्त नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चंदौसी, देवबंद, रुड़की, कैराना, बड़ौद, भवाना, पिलखुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकंदराबाद, सिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट जिला उन्नाव में जो पड़ता है, उरई, बेला, नवाबगंज, टाटा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, बेसिकली ये सारी नगर पालिकाएँ हैं। लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरा, जहांगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तेलहर, गोला गोकर्ण, छिबरामऊ, कोंच, मोरानी, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेणुकूट का जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर, और इसके इतर लाहौरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद, आंवला, संडीला, सेवहरा बिजनौर जिले में जो पड़ता है, अतरौली, गुलावटी, बुलंदशहर में पड़ता है, और सरधना, वृंदावन, कोसीकला, टुंडला, अयोध्या, गजरौला, कालपी तथा ग्रेटर नोएडा, इन सभी जगहों पे आपको 2020 रुपये एचआरए मिलेंगे अगर एसओ के रूप में पोस्टेड हैं। और इन ए और बी सिटीज़ के अतिरिक्त जितनी सिटीज़ में कहीं अलग आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको 1340 रुपये एचआरए के रूप में मिलेंगे। ओके, तो होप सो कि आप ये समझ गए हों। तो कि एसओ के रूप में आप नियुक्त होते हैं अगर, तो आपको एचआरए इन 3 तरह से दिया जाएगा, 4040, 2020 और 1340 रुपये। जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है उस हिसाब से ये डिटरमाइन होगा। तो अभी आपको की सैलरी को काउंट करने में, कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आइए अब चलते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट पे। तो अब कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए बेसिक 35,400 था, डीए मैंने निकाल दिया 14,514 रुपये 41% के हिसाब से। एचआरए वो डिपेंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। मिनिमम मैंने 2020 जो लिखा है ये गलत हो गया है गलती से, ये 1340 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपको मिल सकता है 4040। किस प्लेस पे आपको पोस्टिंग है उस हिसाब से। टीपीटी भी कहीं कहीं मिलता है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, तो ये डिपेंड करता है। अगर मिलेगा तो हम इसको हटा के ही जोड़ रहे हैं, अगर मिलेगा तो जान लीजिए बोनस हो गया। तो ग्रॉस सैलरी 35,400 हो गई, प्लस इसमें 14,514 जोड़ दीजिए, कितना क्या
DA और प्लस 1340 रुपये HRA जोड़िए अगर आप मतलब लेवल 3 वाले सिटी में है आपकी पोस्टिंग तो। और ये लेवल 2 में है तो 2020 और लेवल फर्स्ट वाले सिटी में है तो 4040 रुपये ये HRA हो जाएगा प्लस TPT। तो अब ग्रॉस सैलरी 3 तरह से आपकी बन सकती है। पहली वाली 51,254 रुपये या उससे ज़्यादा, दूसरी वाली 51,934 रुपये या उससे ज़्यादा, और तीसरी वाली 53,954 या उससे ज़्यादा। अब ये किन किन सिटीज़ में कैसे पोस्टिंग पे मिलेगी, ये अंतर क्यों है, अभी मैंने आपको दिखा दिया कि किस शहर में किस जगह पे आपकी पोस्टिंग है, उस पर डिपेंड करेगा ये HRA वाला अमाउंट, बाकी सब कुछ सेम मिलेगा। अब डिडक्शन क्या होता है, तो मतलब ग्रॉस सैलरी से वैसे भी आदमी को कम ही मतलब होता है, उसको मिलता कितना है हाथ में, इससे ज़्यादा मतलब रहता है। तो हम इन हैंड आपको सैलरी क्या मिलेगी वो भी बता दे रहे हैं। तो इसमें डिडक्शन जो मेन डिडक्शन होता है वो NPS 10% कटेगा। अभी टैक्स वाले लिमिट में आप आएंगे नहीं, चूँकि 5 लाख तक फ्री है, उसके बाद 1.5 लाख का और आप दिखा सकते हैं छूट वूट, तो वो सब दिखा देंगे तो टैक्स शायद ना के बराबर कटे, तो वो अभी मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं, उसके बाद जब इंक्रीमेंट लगेगा तो इंक्रीमेंट के बाद आपका टैक्स कटने शुरू हो जाएंगे। NPS तो शुरू में यही मेन डिडक्शन में हटा रहा हूँ कि NPS जो कटेगा वो 10% कटेगा। किसका? बेसिक और DA का। तो 10% बेसिक और DA का हो गया 35,400 प्लस 14,514 रुपये का 10% 4,992 रुपये बनते हैं, तो ये कट जाएगा। तो जो आपका टोटल ग्रास है, ग्रास में से यही जो डिडक्शन है इसे हटा के जो सैलरी मिलेगी वही आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी। तो अगर आप लेवल C वाले सिटी में है तो 40,262 रुपये, लेवल B वाले में है तो 40,942 रुपये, और लेवल A वाले सिटी में है तो 48,962 रुपये इन हैंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। प्लस वर्क लाइफ बैलेंस शानदार मिलेगी, लेवल 6 की नौकरी मिलेगी, एवं कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं उसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो टाइमली प्रमोशन मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें। और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी आपको, इसी यूपी के 75 जिलों में से किसी न किसी एक में रहना है, और अगला प्रमोशन एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में है। ये सारे एडवांटेज एसओ बनने पर आपको हैं, ये जो मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ। अब अगला सवाल आप लोगों का था डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में, सर कुछ बताइए आप। तो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में भी आज मैं थोड़ा सा बात करूँगा, और वो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में मज़ा आता है ज़्यादा। अब अगर मेरी आप रुचि जानना चाहें, कहीं कोई भी नौकरी हो उसको किसी भी मतलब पैरामीटर पे आ गए, SSC CGL का एसओ से आप देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट प्रमोशन और बाकी सारे मामलों में CGL बहुत ऊपर है, अगर लेवल 7 और लेवल 8 की कोई नौकरी आपको मिल जाती है तो। लेकिन मान लीजिए कोई अपने घर का अकेला है, जस्ट सपोज कोई अपने घर का अकेला है और उसको अपने स्टेट गवर्नमेंट के आयत में नौकरी करनी है, अपने जिले के आसपास की पोस्टिंग उसकी होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर उसकी नौकरी लगती है तो इसकी संभावना तुलनात्मक रूप से कम है, चूँकि सेंटर के आयत में और सेंटर के दायरे में पूरा देश है, इतना बड़ा देश है हमारा भारतवर्ष। लेकिन राज्य सरकार में है तो किसी इसी 75 जिलों में नियुक्ति होगी, और कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और आप वहाँ वो बात पहुँचाते हैं वहाँ तक, तो स्टेट में मान भी ली जाती है कि जिले के आसपास भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये पैरामीटर हो गया, तो इसमें आपको स्टेट ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, स्टेट वाली नौकरी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इस पैरामीटर पे आपके लिए। लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट में देखें तो आपको सेंट्रल वाली ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास आपके सामने सिचुएशन क्या है जॉब की, आपको तैयारी वाला क्या है, आपको आगे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर पे हैं। तो वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिपेंड करता है। तो वो जैसा कि आप सोचें उसी तरह से डिपार्टमेंट का जो प्रेफरेंस है वो भी आप पे डिपेंड करता है। पर मेरा अगर मानना है तो मेरा जो मानना है अगर उस पर आप चलें तो चलिए मैं नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा आपका एसओ का नोटिफिकेशन, ये साल 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम वगैरह आप देके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन में ही सब कुछ एकदम क्लियर कट बताया गया है। टोटल 9 डिपार्टमेंटों में ये वैकेंसी आई थी। डिपार्टमेंट का पहले नाम जान लीजिए। पहला था परिवार कल्याण विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, दूसरा था लघु सिंचाई विभाग, तीसरा था संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय में था, पाँचवा निदेश अर्थ एवं संख्या प्रभाग में था, छठा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन उत्तर प्रदेश में था, छठा निदेशक मत्स्य के अंतर्गत था, सातवां पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत था, आठवां आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत था, और नौवां जो है स्टेट का सहकारिता मंत्रालय, और नौवां है अपर निदेशक राष्ट्रीय बचत के अंतर्गत था। ये 9 डिपार्टमेंट टोटल थे। इसमें अब अगर आपको चूज़ करना है ना तो सबसे पहले आप वो डिपार्टमेंट चूज़ कर लीजिए जिसमें यहाँ जो अस्थाई और अस्थाई वाला, कई सारे लोग ऐसे पूछे थे कि अस्थाई और अस्थाई का क्या मतलब है। अस्थाई का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में ही कई सारी ऐसी बॉडीज होती हैं, ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज या कुछ ऐसी होती हैं जिन पे स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। वो स्टेट ने वो जैसे NHM के तहत जो नौकरियाँ लगती हैं आपने देखा होगा, नेशनल हेल्थ मिशन, तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना है एक्चुअली। उसकी नौकरियाँ कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियाँ नहीं होती, पर उसी NHM में कुछ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, बाकी कुछ मतलब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उसको जो देखने वाला कार्यभार करने वाला है वो IAS और PAS लेवल के जो अधिकारी होते हैं, तो वो तो भाई परमानेंट होते हैं। लेकिन वो जो परियोजना है, पायलट परियोजना जो है वो क्या है कि सेमी गवर्नमेंट करके मान लीजिए कि कम्प्लीटली प्राइवेट भी नहीं है और कम्प्लीटली गवर्नमेंट भी नहीं है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में कई सारी ऐसी बॉडीज होती हैं, उसमें भी एसओ की नियुक्ति होती है। तो एसओ तो परमानेंट रहेगा, लेकिन वो जो बॉडी होती है जिसमें उसकी नियुक्ति हो रही है, एसओ की नियुक्ति हो रही है ना, वो बॉडी एक्चुअली सेमी गवर्नमेंट टाइप की होती है।
तो जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो नियुक्तियाँ होती है उसमें भी वो सेमी गवर्नमेंट बॉडी होती है। तो कंप्लीट गवर्नमेंट तो पूरी तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरियाँ वो कही जाती हैं जो राज्य सरकार के किसी मंत्रालय के अधीन जो कर्मचारी आते हैं, इस तरह के, समझ रहे हैं? तो उसमें जो भर्तियाँ होती हैं उसमें डायरेक्टली प्रोबेशन पीरियड, तो सब में प्रोबेशन पीरियड 2 साल होता है, लेकिन उनकी नौकरी में डायरेक्ट इसमें अस्थायी आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो निगम टाइप की बॉडीज़ हैं या कोई ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, उस तरह का कुछ है, तो उसमें शुरू में जो इनिशियली भर्तियाँ की जाती हैं, चूँकि वो खुद ही सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो उसमें अस्थायी लिख के की जाती हैं, बाद में परमानेंट सब हो जाते हैं। तो आप इन सब बवालों से मुक्ति के लिए जो अगर आपको चूज़ करना है कि सबसे पहले मैं क्या चुनूँ प्रेफ़रेंस, तो सबसे पहले आप वो चुनिए जिसमें अस्थायी सीधा लिखा हुआ है और कोई उसमें एबट है ही नहीं। आप समझ गए? मैं अस्थायी या अस्थायी का अंतर थोड़ा-सा जो मैंने बता दिया, इसमें यूपीडब्ल्यूएससी आयोग के तहत जो भर्तियाँ की जा रही हैं, सबको अस्थायी ही होना है प्रोबेशन पीरियड के बाद में। लेकिन जो थोड़ा-सा अंतर है कि कंप्लीट गवर्नमेंट बॉडी में और सेमी गवर्नमेंट बॉडी में, वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से अगर प्रेफ़रेंस मैं जो चुनूँगा, वो चुनूँगा निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग में जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, नंबर 4 पे जो आपको दिख रहा होगा। टोटल 225 पोस्टें हैं इसमें। ये पहली प्रेफ़रेंस पे मैं इसको रखूँगा। दूसरी प्रेफ़रेंस पे अगर मुझे रखना है तो फिर मैं और कोई अस्थायी देखूँगा, जैसे महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2 ही वैकेंसी है, दूसरे में मैं इसको रख दूँगा। तीसरे में मुझे रखना है तो निबंधक एवं सहकारिता उत्तर प्रदेश वाला जो है अस्थायी, इसमें रख दूँगा। चौथे में अपर निदेशक राष्ट्रीय बचत में रख दूँगा। और पहले मतलब जहाँ पूर्ण अस्थायी लिखा हुआ है सब, पहले उसको मैं चुन लूँगा, और सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाला, उसके बाद में सहायक शोध अधिकारी चुनूँगा जहाँ अस्थायी है और या अस्थायी और अस्थायी दोनों पद शामिल हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चुनना आपको पूरे 9 है, और ये बड़ा सुखद बात है, आप चुनिए पूरे 9 इसमें। तो सबसे बड़ी सुखद बात एक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो रिजल्ट आया है किसका, जेईई 2016 का डीबी के लिए, तो उसमें आप ध्यान से वो नोटिस को पढ़िए। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आपका डीबी होगा तो डीबी के समय ही आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, डिपार्टमेंटों का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपके इस बात की संभावना बन गई है कि आपके भी डीबी के समय आपसे जो 9 डिपार्टमेंट में एसओ की वैकेंसी निकली थी, एसओ या आरओएस की, तो उसमें आपसे प्रेफरेंस मांग लें। अगर ये प्रेफरेंस मांग लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे जो जूनियर असिस्टेंट 2016 वाली वैकेंसी है, उसका रिजल्ट जून 2022 में आ गया था, फाइनल रिजल्ट, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट आया है, अभी हाल में आया है, दिसंबर के आसपास आया उसका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट। तो आपका भी अगर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट ये फाइनल रिजल्ट के बाद में करते हैं तो 4-5 महीने और फंसेगी वैकेंसी, मतलब ज्वाइनिंग। तो इस बात की संभावना जेईई रिजल्ट देख के बन गई है कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट वाला जो काम होगा ये उसी डीबी के समय ही कर लेंगे। तो जब वो समय आएगा तो एक और मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन ये बड़ा सुखद है जो कल की नोटिस पढ़ने के बाद लगा कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट भी ये डीबी के समय करवा लेंगे। एक फॉर्म देंगे, उसमें आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे 9 तक आपको प्रेफरेंस भरना होगा, और आपको आपके मार्क के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से वैसे डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे, और पद के नाम भी, कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी आप बने हैं या सहायक शोध अधिकारी बने हैं। एक स्टूडेंट या भैया जी वो पूछ रहे थे कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि एसओ ज़्यादा बेहतर है या एआरओ ज़्यादा बेहतर है। तो कमोबेश पे स्केल और बाकी सारी चीज़ें दोनों की ठीक है। आप अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अगर एसओ बन जाते हैं तो आपके प्रमोशनल एस्पेक्ट जो हैं बड़े शानदार हो जाते हैं, इसलिए कि उसमें 1000 के पद के आसपास टोटल एसओ के हैं, और उसके बाद में फिर जो एडिशनल वाला जो पद है, एडिशनल स्टेट्स ऑफिसर का, 600 से ज़्यादा पद उसके हैं। तो मतलब 4 साल 5 साल में आप सब कुछ ठीक रहा तो बहुत आराम से प्रमोट हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफरेंस में आपको कौन सा मिलता है, उस हिसाब से एआरओ एएसओ लगभग दोनों की स्किल सेम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया मोटा मोटा आज का खाका। उसके बाद में अब कुछ एक आपके क्वेश्चन लूँगा जो आपने वीडियोज़ पे किए हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, और उसके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद में वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। तो आइए चलते हैं आपके सवालों पर। सबसे पहले तो जिन जिन भैया बहनों ने आभार व्यक्त किया है या थैंक यू बोला है, उनको मैं वेलकम कर रहा हूँ। ईश्वर उन्हें हमेशा प्रसन्न रखें, और जल्द ही वो एसओ बनकर देश समाज की सेवा करें, अच्छे काम करें, खुश रहें। उनको मैं भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, अग्रिम बधाइयाँ। और बाकी अब आपके क्वेश्चन कुछ एक मैं लेता हूँ। ये अर्पित रस्तोगी भैया जी ने पूछा था कि काइंडली मेक वीडियोज ऑन डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट 9 डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया, और मैं जो मेरी क्या प्रेफरेंस होगी उसके बारे में मैंने बताया। बाकी डिपेंड ऑन यू। पर अगर प्रमोशन और बाकी सारा आस्पेक्ट देखें तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग सबसे शानदार है, उसमें जो एसओ की जॉब है। और उसके बाद में जो बाकी है तो अपना देख लीजिएगा आपको क्या भरना है। पहला प्रेफरेंस तो मेरे हिसाब से वो आप दे सकते हैं बिना किसी बट के। और उसके बाद में फिर एसओ की, आशुतोष मिश्रा भैया जी का कमेंट है कि एसओ की सैलरी और ग्रेड पे दोबारा रिवाइज हो रहा है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि ये 4600 बनाने जा रहे हैं इसको,
और उसके बाद में जो एडिशनल वाला था, एडिशनल स्टेट्स ऑफिसर, उसको 4800 बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। अगर 4600 बना देते हैं तो सैलरी एकाएक आपकी जम कर जाएगी, आपको इन हैंड कम से कम 60,000 के आसपास मिलेगा, मतलब इन हैंड लगभग 58-60 मिल जाएगा, जो अभी इन हैंड आपका पहुंच रहा है 46-47 के आसपास, तो 10-12 हज़ार रुपये जंप हो जाएगी सैलरी। तो ऐसा हो जाता है तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अभी केवल फुकाहट है, उसमें बड़ा समय लगता है स्टेट गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें होते होते। ये राहुल यादव भैया ने भी वो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में पूछा है। भैया अभी आपने देखा होगा कि मैंने पूरे 9 डिपार्टमेंट किस में वैकेंसी निकली थी उसके बारे में बताया है, और प्लस कौन से डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस के समय पहला भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए, अस्थायी और अस्थायी वाला क्या अलग हिसाब से किताब है, उसके बारे में मोटा मोटा आइडिया अंदाज़ा दे दिया है। जब डीबी की डेट आ जाएगी तो मैं और ज़्यादा रिसर्च करके इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगा। तारक कृष्णा भैया ने थैंक यू बोला है, ये हमारे स्टार्टिंग के व्यूअर हैं, थैंक यू तारक भैया। और जैसा कि आपने मार्क बताया था 50+ आपके शायद नंबर हैं, तो एसओ बनने के लिए आप तैयार रहिए। सब कुछ ठीक रहा तो ये दिवाली आपको एसओ के रूप में मतलब ये दिवाली आप एसओ बन के मनाएंगे। आगे कुछ एक और हैं जो सवाल अगर उनका कुछ होता है तो यूट्यूब करके एक भैया जी हैं, इन्होंने पहली कटाप के बाद दूसरे कटाप के बारे में कुछ बताया है और यूपीपीएससी का अपना अनुभव बताया है पिछला वाला मेरी डिग्री को लेके। तो इनका जो पॉइंट है वो वैलिड ही है, वही मैंने भी कहा कि अगर 2700 के आसपास बच्चे, जितना ज़्यादा डीबी में बच्चे बुलाए जाते हैं वो उतना ही ज़्यादा लाभप्रद और सुखद है उन बच्चों के लिए जिनका नंबर तो थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से कम रह गया है, लेकिन उनके पास वैध डिग्री और डिप्लोमा है। तो उनके अगर वो डीबी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना इसी वजह से बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा बच्चे डीबी में बुलाए जाते हैं तो। और इसके इधर सूरज भैया हैं, ये भी हमारे स्टार्टिंग के व्यूअर हैं, थैंक यू सूरज भैया। और जो कट ऑफ आप पूछ रहे हैं उसके बारे में कई बार मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके नंबर जो हैं वो वही 46-47 या उससे ऊपर के आसपास हैं आपकी कैटेगरी में, तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, मतलब आप सेफ हैं और आपका डिप्लोमा और डिग्री दोनों वैलिड होना चाहिए। आकांक्षा गुप्ता जी ने ये फिर यही पूछा है कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड बातें बताएं, तो उसके बारे में अभी मैंने 3-4 मिनट चर्चा कर लिया है। आप अगर आपने पूरा डिटेल वीडियो अगर देखा होगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं देख के पूरा, तो आपको कुछ संतुष्टि उससे मिले होगी कि हाँ थोड़ा बेसिक नॉलेज मिला। बाकी जब डीबी की डेट आ जाएगी तो मैं एक डिटेल रिसर्च करके डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में वीडियो बना दूंगा, और कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे तो प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसा रहेगा और सहायक शोध अधिकारी चुने या सहायक सांख्यिकी अधिकारी चुने, इन सब के बारे में डिटेल में। और एक खादिज करके भैया जी हैं, इन्होंने कहा था मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया था, वो सर्टिफिकेट बन नहीं पाया तो यूआर में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होंगे, उसमें कोई बट नहीं है। और इसके इतर कुछ एक और सवाल हैं भैया लोगों के। ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, सर मैं एमए इकोनॉमिक्स रेगुलर के साथ सेम ईयर में ही डिस्टेंस से पीजीडीसीए यूनिवर्सिटी से किया है, वो डिग्री और डिप्लोमा एक साथ में चल सकता था जब आपने किया है। अब तो यूजीसी ने 2-2 डिग्री एक साथ में वैलिड करार दे दी है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय भी डिग्री और डिप्लोमा सेम टाइम में एक साथ चल सकता था, तो वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सोनू भैया ने एक सवाल पूछा, सोनू सिंह जी ने, जिस पे अभी मैंने चर्चा की थी कि एसओ एआरओ का मतलब अगर आप वो सचिवालय एआरओ वाले एआरओ की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सचिवालय वाला एआरओ तो इससे बेहतर है एसओ से, उसमें कोई बट नहीं है, 46 ग्रेड पे हो, उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट भी बेहतर है। लेकिन अगर आप इसमें एआरओ की बात करें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की, तो इसमें एसओ आप मेरा मानना ये है कि प्रेफरेंस में आप सबसे पहले एसओ भरिएगा और वो भी अर्थ एवं संख्या प्रभाग का, उसके बाद एआरओ का नंबर लगाइएगा। अगर एआरओ सचिवालय वाला है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, उसमें उसका जो रिजल्ट अभी आया है। अब ये एआरओ मैं ये जान के पूछ रहा हूँ कि शायद असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें एसओ बेहतर आएगा। लेकिन अगर सचिवालय वाला है तो वो तो उसका तो कोई मेल ही नहीं है, वो तो ज़बरदस्त है ही भाई, तो उसमें बिल्कुल जाइए। और इसके इतर जो है अखिलेश सरोज भैया जी का है, सर मेरा 1 साल का लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, एडीसीए माना जाएगा या नहीं, ये देखते हैं। इसमें बहुत एक्यूरेट कुछ कह पाना मुश्किल है, चूँकि आयोग भी कुछ नहीं कह पा रहा है इससे संबंधित। बाकी मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो अगर ये माना जाता है तो आप अंतिम रूप से चयनित होंगे, और न सिर्फ चयनित होंगे, आप वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा प्रेफरेंस में जो आप पहला चूज करेंगे आराम से। तो ऐसे प्रकाश चंद्र यादव भैया जी का भी सवाल है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है? अर्थ एवं संख्या प्रभाग मैंने कई बार कहा है, उसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट तुलनात्मक रूप से अच्छे हैं, और उसमें ये भी संभावना है कि आपका जो आपकी जो पोस्टिंग है आपके आसपास जिलों, चूँकि सबका एसओ का कैडर बाकी सारे डिपार्टमेंटों का इतना बड़ा हो जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थ एवं संख्या प्रभाग का एसओ का कैडर काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी ऑफिसर्स हैं उसमें, 1000 से ऊपर हैं। तो हर तहसील में एक एसओ होता है अर्थ एवं संख्या प्रभाग में, तहसील का ब्लॉक लेवल का। तो प्रबल संभावना है कि लास्ट में आपकी 8-10 साल की सर्विस के बाद या 5-6 साल की सर्विस के बाद आपके ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो जाए ब्लॉक छोड़ के, तो इसलिए वो वाला ठीक है। और इको स्टडी भैया जी ने ये सवाल पूछा है कि सचिव ने बोला 2 रिजल्ट के बाद, आपकी बात सही है। इसके बाद में फिर जो JEE 2016 का आ ही गया, वो तो
तो अब एक ही रिजल्ट बचा है, अब JEE 2018 का आएगा और उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। संजय चौबे जी ने पूछा है UPSSC एसओ सैलरी क्या है, रिप्लाई करें। मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में बना दिया, आप देख लीजिए, होप सो कि आपको हेल्प मिलेगा उसमें। एक ओम भैया ने पूछा है MA की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कोई भी अगर आपकी मार्कशीट है तो उसमें एनरोलमेंट नंबर तो होता है, और अगर नहीं है, बाई मिस्टेक छूटा है, तो आप एक बार यूनिवर्सिटी में जाएँ और उसे कंफर्म करें। उसके बाद में भी वो एडिट क्या कहते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप क्या कहते हैं, संशोधन हो जाएगा, उसमें एनरोलमेंट नंबर वो डाल देंगे। बाकी आयोग क्या मानता है क्या नहीं मानता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़्यादातर मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर मैंडेटरी होता है, वो होता ही है। कई सारी जगह ऐसा भी है कि रोल नंबर को एनरोलमेंट नंबर मानते हैं, कुछ जगह ऐसे हैं, हमें हर जगह नहीं है। लेकिन अभी आपके पास समय है DB से पहले, तो एक बार जो जिस यूनिवर्सिटी ने, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है आपकी, वहाँ से जहाँ से आपने किया है उसमें आप वहाँ जाके और अपनी क्वेरी वहाँ कह सकते हैं कि एनरोलमेंट नंबर मेरे मार्कशीट के अंदर नहीं है, जो फाइनल मार्कशीट है, तो वो हो सकता है मे बी कि उस पर पुट कर दें और या एक संशोधित मार्कशीट आपको जारी कर दें। और इसके इतर जो हैं कुछ एक सवाल और हैं जो मैं देख लेता हूँ जिसके जवाब देने लायक। संजय चौबे जी ने ही पूछा UPSC, ये बताया है एक्चुअली UPSC इंडियन इकोनॉमिक सर्विस बेटर देन UPSSC। बिल्कुल उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। UPSC इंडियन इकोनॉमिक सर्विस तो बहुत बड़ी सर्विस हो गई भाई, वो ग्रुप 1 की, क्लास 1 की सर्विस है, जो आप एसओ बन के मतलब रिटायरमेंट तक नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ आप इनिशियली UPSC इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से शुरू करेंगे, तो उनका तो दोनों का कोई मतलब आपस में तुलना ही नहीं है। महिमा उपाध्याय जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू दी, कि ट्रस्टेड यूट्यूबर एसओ के लिए आप सबकी जो है इसी तरह का जो स्नेह है यही मुझे मोटिवेट करता रहता है, थैंक यू दीदी। इसके इतर जो है एक सवाल और है, 42.75 मार्क्स हैं, UR फीमेल में, कैन मी करके हैं कोई दी, इन्होंने पूछा है कि स्किल्ड प्लेयर में हूँ। आप स्किल्ड प्लेयर अगर उसके थ्रू कोई बेनिफिट नहीं भी मिलता है जो आपने मार्क्स वाले क्राइटेरिया बताया है, इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। एक्चुअली ये होता भी है तो वो नोटिफिकेशन में देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में इसके रिगार्डिंग कुछ दिया नहीं है इन्होंने। तो अगर ऐसा नहीं भी है तो भी इतने मार्क्स जो हैं आपके फीमेल कैटेगरी में 42.75, अंतिम रूप से आप चयनित हो जाएंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट में, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और एक शिवेंद्र शर्मा भैया हैं, इनका सवाल है कि मैं पुलिस फायर सर्विस में सर्विस कर रहा हूं, सितंबर 2021 में ज्वाइन किया था। तो आप जब एसओ का DB करवाने आए ना, तो वो जो पुलिस फायर सर्विस या जिसमें भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ से आप बनवा लाएँ और DB के समय वो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ पे, बस इतना ही करना है। तो DB के समय ही सबमिट कर देंगे तो बाद में सबमिट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिर बाद में जो उसके बाद में जब आप रिजाइन करेंगे पुलिस फायर सर्विस से, तो वहाँ एक लेटर वो अग्रसारित कर देंगे जिस डिपार्टमेंट में, मतलब एसओ में भी 9 डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगी है, तो वहाँ से एक NOC लेटर वो आपका डिपार्टमेंट जब आप रिजाइन करेंगे वहाँ से, तो वो अग्रसारित कर देगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप DB कराने जाएँ तो एक NOC लेके जाएँ तो आपको सुविधा रहेगी, नहीं तो वो कहेंगे कि 15 दिन के अंदर NOC ला के सबमिट करो, तो उस 15 दिन से बेहतर है कि DB के समय ही सबमिट कर दीजिए। एक दिनेश पटेल भैया है कि सर जी UPSSC SUBS UPSI अकाउंट कौन सा बेहतर है। ये भैया दिनेश भैया, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए जी। जैसे UPSI में क्या है कि पुलिस वाले डिपार्टमेंट में आप रहे ना, तो एक पावर वाला जो होता है उसका एक रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन आपको जीवन में क्या कहते हैं कि शांति चाहिए, आराम चाहिए, सुकून चाहिए, अस्थायित्व चाहिए, पावर चाहिए, इट अप टू यू। और UPSI मुझे लगता है कि वो 2800 ग्रेड पे होगी जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, और UPSSC SO ग्रेड पे के मामले में ये 4200 है, और अगर आप अर्थ एवं संख्या प्रभाग में होते हैं तो 4-5 साल में हो सकता है आप 4600 पे पहुँच जाएँ आराम से, और उस समय आप गजेटेड हो जाएंगे। और ये पुलिस डिपार्टमेंट में आपको गजेटेड होने में काफ़ी समय लगेगा, समझ रहे हैं। और 2800 से फिर आप 42 हो जाएंगे, उसके बाद में 46 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, फिर जब 5400 पहुँचते हैं तब इसमें गजेटेड शुरू होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। एनीवे, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं, लेकिन एसओ भी, इन दोनों का अगर मुकाबला किया जाए तो ग्रेड पे के मामले में तो एसओ 20 बनेगा SI अकाउंट पे, और बाकी आपके जो पैरामीटर हैं उस पर आप अपना देख लीजिए। बाकी गजेंद्र सिंह जी का सवाल है जो जवाब देने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने ले लिए हैं, और ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए और मेहनत से तैयारी करते रहिए, और होप्स हो कि जल्द ही रिजल्ट आएगा और आप सबके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं वीडियो को, फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।